नमस्कार, इलेक्शन हीट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। लगातार वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से जिस तरह से मतदान केंद्र पर, बूथों पर लोगों का पहुंचना शुरू हुआ, उनका जो मताधिकार है उसका प्रयोग लोग कर रहे हैं। कोशिश यही है कि इस बार बेहतर वोट परसेंटेज हो, बेहतर मतदान हो। जिस तरह से अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो 7 सीटों पर तीसरे चरण का रण, 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर वोटिंग जारी है। सबसे ज्यादा 25 लोकसभा सीटें गुजरात की हैं, जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। गुजरात की 25, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर मतदान जारी। उत्तर प्रदेश की 10, मध्य प्रदेश की 9, छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बिहार की 5, असम और पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर मतदान जारी है। दादर और नगर हवेली, दमन और द्वीप और गोवा की 2 सीट पर मतदान जारी। तीसरे फेज में 1300 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। ये अहम बातें हैं आज के तीसरे चरण की। अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट पर चुनाव। पुरुषोत्तम रूपाला, प्रहलाद जोशी, एसपी सिंह बघेल, मनसुख मंडाविया की सीट पर आज वोटिंग। सुप्रिया सुले, दिग्विजय सिंह, डिंपल यादव की सीट पर आज मतदान। ये बड़े चेहरे हैं जहां पर आज जिन लोकसभा सीटों पर मतदान है। मुलायम सिंह यादव के परिवार के कई सदस्यों की किस्मत का भी आज फैसला है। तो लगातार जिस तरह से मतदान जारी है सुबह 7 बजे से, तो भोपाल से हम बड़ी खबर बता रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मतदाताओं से अपील की है, तीसरे चरण में मतदान करने की अपील। कोशिश सभी की यही है कि इस फेज में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। मतदान हमारा सबका संवैधानिक अधिकार, ये भी कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे राजनीतिक दल हो, सभी की कोशिश यही है कि इस चरण में, तीसरे चरण में एक बेहतर मतदान हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरह से मतदाताओं से अपील की है कि घरों से निकले, पोलिंग बूथ तक पहुंचे और अपने मताधिकार का वो प्रयोग करें। चलिए हम आपको सुनवा देते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है। मैं सभी मतदाता भाइयों से अपील करता हूँ, आज 9 लोकसभा हमारे अपने प्रदेश के अंदर है। 9 ही लोकसभा क्षेत्र में बैतूल, भोपाल, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, राजगढ़, सभी क्षेत्रों में भारी मतदान की हम सबको मैं आप अपील करता हूँ और मान के चलता हूँ कि आप भारी मतदान करेंगे। मतदान ये हमारा सबका संवैधानिक अधिकार है और इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में निष्प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले समय सरकार चली है, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए हम और आप मिलकर के एक बार फिर मतदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप सभी मतदान करें। मैं आपसे अपील करता हूं, मध्य प्रदेश शांति का टापू है, हमने सारे प्रबंध चाक चौबंद किए। अभी तक मेरी जानकारी में जो आया, निर्वाचन बहुत शांतिपूर्वक संपन्न हो रहा है। तो लगातार तीसरे चरण की वोटिंग जारी है और सीधे चलेंगे खास मेहमानों के पास। जिस तरह से लगातार तीसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं, खास चर्चा में 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनके पास चलते हैं, आपसे परिचय कराते हैं, तारुफ कराते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट जी। स्वागत करूंगा चेतन साहब आपका। हमारे साथ में संगीता शर्मा जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस। संगीता जी आपका स्वागत है। और प्रियंका दुबे जी हमारे साथ में है, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। प्रियंका जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले चेतन भट्ट साहब, मैं आपके पास में आता हूं। सर, क्या माना जाए इस तीसरे चरण में सबसे बड़ी प्राथमिकता सभी की, चाहे वो चुनाव आयोग हो या राजनीतिक दल हो, सबकी पहली प्राथमिकता यही होगी कि वोट परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि
पहले और दूसरे चरण में जिस तरह से वोटिंग हुई है, कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें साफ देखी गई सभी के चेहरों पर। सर चलिए, जैसे ही चेतन भट्ट साहब से हमारा संपर्क होता है, मैं सीधे संगीता शर्मा जी के पास में आता हूं। संगीता जी, क्या प्राथमिकता रहेगी कांग्रेस की, क्योंकि आप लगातार जिस तरह से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप की बात करती है और आप कहते हैं कि हम बेहतर परफॉर्म करेंगे। क्या ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर आपको लगता है कि ये कांग्रेस के फेवरेबल है, और तीसरे चरण में क्या कुछ रणनीति कांग्रेस की रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं राजेश जी अपील करना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, लोकतंत्र को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और देश के अंदर एक अच्छी सरकार को चुने। और अभी मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रही थी, मुख्यमंत्री जी लोकतंत्र की बात कर रहे थे कि मतदान करने से लोकतंत्र मजबूत होता है। जब लोकतंत्र मजबूत होता है तो उसके बाद लोकतंत्र की हत्या क्यों कर दी जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए? उसके बाद लोकतंत्र का अपमान क्यों किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? ये इन पिछले 10 सालों में जो हम देख रहे हैं कि देश के अंदर जो अराजकता फैली हुई है, दूसरी पार्टी से लोगों को धमका कर, डरा कर अपनी पार्टी में लिया जा रहा है, या तो उनकी खरीद फरोख्त की जाती है, या जो उन्हें प्रलोभन दिया जाता है, या फिर अपनी वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए कुछ लोग खुद चले जाते हैं कि भाजपा में जाने के बाद हम धुल जाते हैं। तो लोकतंत्र का अपमान करने वाले लोकतंत्र की दुहाई देकर वोट मांगते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि हम भी देश की एक सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी है। हमने इस देश के लोकतंत्र को विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र स्थापित करने के लिए मेहनत की है। 18 साल के युवाओं को वोट डालने का अधिकार दिया है। तो आज देश के अंदर जो स्थिति निर्मित हुई है वो कांग्रेस पार्टी की ही देन है। आज हम आजाद भारत में जी रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। जिस तरीके से हमने अपना न्याय पत्र बनाया है, उस न्याय पत्र के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं भी लगातार राजेश जी इतनी डिबेट कर चुकी हूँ पिछले जब से चुनाव स्टार्ट हुए लोकसभा के, और हर डिबेट में मैंने देखा है और हर नेताओं के मैंने बयान सुने हैं भाजपा के, एक भी भाजपा नेता अपने मैनिफेस्टो की बात नहीं करता है। मैनिफेस्टो के बारे में मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। यदि भाजपा नेताओं के मुंह से कुछ निकलता है तो मोदी, राम मंदिर, मुसलमान, मंगलसूत्र, इसके अलावा उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं वो देश की जनता के हित की बात कर रहे हैं। हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, आर्थिक रूप से गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे, मतलब 8,000 रुपए महीना देंगे। तो हम युवाओं को रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, तो महिलाओं को चलिए मैं आता हूं संगीता जी, गारंटी पर भी आऊंगा, क्योंकि आप भी गारंटी दे रहे हैं, मोदी जी पहले से भी गारंटी दे रहे हैं। मैं चेतन भट्ट साहब के पास में आऊंगा और उसी सवाल के साथ, चेतन भट्ट साहब, सबसे पहला सवाल यही कि चाहे चुनाव आयोग हो या राजनीतिक दल हो, सभी की प्राथमिकता यही कि कैसे जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़े, क्योंकि मैंने देखा कि पहले और दूसरे चरण में जिस तरह से कम वोटिंग परसेंटेज गया है, चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी जिसका कहीं ना कहीं एक टारगेट ये था चुनाव के पहले कि 70 से ऊपर वोटिंग परसेंटेज जाना चाहिए। चेतन भट्ट साहब क्या कहेंगे? राजेश जी, ये वास्तव में बहुत चिंतनीय विषय है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि 5 साल में एक बार सरकार चुनने का मौका अगर मतदाता को मिलता है, और अगर वो मतदाता अपना मत नहीं देता है, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए को कमजोर करने की एक प्रक्रिया हो सकती है। सभी दलों ने कोशिश की है, और भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना वोट प्रतिशत 10% बढ़ाने की बात की थी, संकल्प भी लिया था, लक्ष्य भी लिया था। लेकिन यहाँ तो आपने देखा होगा कि पिछले पहले और दूसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज 10 से 12-15% तक गिर चुका है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को भी सोचना होगा कि क्यों हमारे प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो राजनेताओं का जो एक चरित्र बन गया है कि इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, ये आया राम गया राम की जो स्थिति है, उसको लेके मतदाता ये सोचता कि हमारे वोट का कोई महत्व तो बचा नहीं है। अगर मान लीजिए हमने किसी को वोट दिया है और वो अगर चुन के आया और वो चौथे 5वें दिन दूसरी पार्टी में चला जाता तो हमारा वोट व्यर्थ हो गया। तो ये जो स्थितियां हैं, ये मतदाता ही कोई सुधार सकता है। आप देखिए कि इंदौर में नोटा को वोट देने की बात हो रही कि आप जिस तरह से उन्होंने अक्षय कांति बम ने पार्टी बदली है, उसको लेके जो कांग्रेस है वो इस बात का प्रचार कर रही है कि इंदौर की जनता जो है वो ऐसे लोगों पर को सबक सिखाए और नोटा को वोट दे। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं, ये लोकतंत्र के लिए निश्चित तौर पर घातक है।
और इस बारे में पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचना होगा, चुनाव आयोग को भी। चलिए, बेहतर बात चेतन भट्ट साहब आप कर रहे हैं कि आखिर क्या ऐसा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वोट परसेंटेज कम है, शुरू से ये बात आती रही, पहले ये बात आती थी कि नहीं जो मतदाता है, जो वोटर है, साइलेंट है, लेकिन जब चुनाव आया तो इस तरह से साइलेंट हुआ कि वो घरों से ही नहीं निकला। और तमाम वजह इसकी हो सकती है, क्या जनता के बीच में वो आकर्षण नहीं है, या जनता ये सोचती है कि व्यक्तिगत तौर पर जिस तरह से उसके लिए जो तमाम सारी चीजें होना चाहिए वो उसको नहीं देखी इस चुनाव में। लेकिन कोशिश यही है इस फेस में कि बेहतर वोट परसेंटेज। में सीधे प्रियंका दुबे जी के पास में आता हूं। प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार पहले से, चुनाव के पहले से भी ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही कि वोट परसेंटेज कैसे बढ़े। मेरे पास जिस तरह से जो खबर भी थी कि संघ की भी ये प्राथमिकता थी, तकरीबन 75% के आसपास वोट परसेंटेज जाना चाहिए। बाकायदा इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर जिस तरह से काम किया, आखिर क्या ऐसी चीजें रही और इस फेस में क्या कुछ नया बदलाव पार्टी की तरफ से किया गया है कि नहीं? कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि आप घरों से वोटर को लाइए, कम से कम मतदान केंद्र तक तो पहुंचाइए, फिर उसको जिसके पक्ष में वोट करना है वो वोट देगा। प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी अपने विकास कार्यों को लेकर के जनता के बीच में सदैव उपस्थित रहती है। जो हमारे संकल्प पत्र की बात करें अगर, तो संकल्प पत्र भी जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, उनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो विगत 5 सालों से और हमेशा बूथ स्तर, बूथ से भी नीचे अगर पन्ना प्रमुख, और पन्ना प्रमुख से भी जो 3 त्रिभेदों की धारणा तैयार करेगी, उनके साथ में उपस्थित है। जागरण टोली अलग से बनाई गई है। सुबह से उठ करके वो 6 बजे से अलग अलग अपने स्तर पर, बूथ स्तर पर जाकर के लोगों को, अब वोटर्स के लिए, जितने भी वोटर्स है उनको पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और अपने प्रयास पूरी तरीके से कर रहे हैं। परंतु ये भी सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका जो वोटर है वो तो पहुंच भी रहा है, परंतु जो सामने विपक्ष की स्थिति देखी, जिसमें सही कहा गया कि आया राम गया राम, और जो जनबदलू की नीति है। और दूसरी चीज, ये बेसिक सा कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक विधायक और उसके प्रभाव के वोटर्स या सांसद, उनके प्रभाव के वोटर्स, या जो कोई भी कार्यकर्ता अगर टूट के दूसरी पार्टी में आता है, तो उससे जो प्रभावित कार्यकर्ता है उसका मनोबल के ऊपर भी काफी प्रभाव पड़ता है। और जिस तरीके से पार्टी खंड खंड विखंड में विपक्ष इस समय दिखाई दे रहा है, उनके खुद के चयनित 3 विधायक इस समय अलग, अगर हम बात करें मुरैना साइड से, या फिर हम अभी निर्मला सप्रे जी ने जिस हिसाब से मातृशक्ति होकर के आरोप लगाए, राधिका खेड़े जी का जो अभी स्टेटमेंट आया, इन सब चीजें सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए जिस तरीके से कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है, वो हतोत्साहित होता है, तो दूसरे खेमे का जो उदासीनता है उसका भी वोटिंग परसेंटेज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि कोई भी वोटिंग जब होती है तो सिर्फ एक तरफा नहीं होती है, उसमें दोनों का सामूहिक वोट होता है। तो वोटिंग परसेंटेज जो कांग्रेस का गिरा है, उसके कारण वोटिंग परसेंटेज पे बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ है। लेकिन इसका आकलन वो खुद उनकी पार्टी कर सकती है, उसके लिए हम नहीं कर सकते। परंतु हमारा कार्यकर्ता तटस्थ होकर के उस समय भी चुनाव में लगा हुआ था और अभी तीसरे फेज पे भी पूरी मेहनत कर रहा है। चलिए जो आपके सवाल है, मैं इन सवालों का जवाब संगीता शर्मा जी के पास में आता हूं। संगीता जी, वो कह रहे हैं कि अगर वोट परसेंटेज गिरा है तो उसकी वजह कांग्रेस है, क्योंकि उन कांग्रेस का जो वोटर है उदासीन है, यही कारण है कि वो घर से नहीं निकला। एक सवाल और जोड़ देता हूं, दोनों का आप जवाब दीजिए कि आपने कहा कि तमाम सारे मुद्दे आपके पास रहे हैं, क्या कांग्रेस जिस हिसाब से उन मुद्दों को जमीनी स्तर पर ले जाना चाहिए था, वो कांग्रेस नहीं ले जा पाई? देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो मैं भाजपा प्रवक्ता को बता देना चाहती हूँ कि वोट परसेंट कम क्यों हुआ है। अभी चैतन्य भट्ट जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि जो मतदाता है वोट डालने जाता है, बड़े उत्साह के साथ जाता है और वो किसी दल को जिताता है, कांग्रेस को जिताता है, और फिर कुछ ही दिनों बाद वो कांग्रेस का कैंडिडेट भाजपा में शामिल हो जाता है। तो मतदान जो किया है उसका असर नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने तो अपने मतदान का अधिकार किया था और उसका इस्तेमाल किया था, परंतु उसका हुआ नहीं। इसी तरीके से सरकारें गिरा दी जाती है, इसी तरह नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया जाता है, डराकर धमकाकर, सीबीआई, ईडी, आईटी के छापे डालकर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करा लिया जाता है। और जो भ्रष्ट से भ्रष्ट अगर नेता रहता है, चाहे एनसीपी के अजित पवार की बात करें, एनसीपी के छगन भुजबल की बात करें, तो ऐसे तमाम नेता हैं जो दूसरे दलों से आए हैं, वो इनकी वॉशिंग मशीन में आकर धुल जाते हैं, साफ सुथरे हो जाते हैं। और जो मतदान करने के लिए जाता है, जो लोकतंत्र जो हमारा महापर्व है, लोग जाते हैं, बड़े उत्साह के साथ जाते हैं, परंतु ईवीएम से भी कई जगहों पर चुनाव को कर दिया जाता है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो जो
कर्नाटक का एक मेयर को किस तरीके से एक प्रशासनिक अधिकारी जिताने का प्रयास करता है और सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला पहुंचता है, किस तरीके से सरकारों को गिराने का काम किया जाता है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, इसने पिछले 10 सालों में लोकतंत्र का अपमान किया है, हत्या की है, उसका गला तक घोट दिया है। और ये लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करते हैं, इस संविधान की बात करते हैं, जिस संविधान को इनके भाजपा के इनके सांसद ये कह रहे हैं कि हमको अगर 400 पार मिल गया तो हम संविधान समाप्त कर देंगे, मतलब बाबा साहब अंबेडकर के बने हुए संविधान को ये समाप्त करने की बात कर रहे हैं। ये अभी बात कर रही थी राधिका खेड़ा की, तो मैं इनको ये भी जवाब दे सकती हूँ कि जिन्हें डराया धमकाया जाता है, जिनकी पोल भाजपा के पास होती है, उनको धमकाकर अपनी पार्टी में लेते हैं। वैसे हमारे 4 राष्ट्रीय प्रवक्ता है, गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता, राधिका खेड़ा, अमरिंदर से लवली, इस तरीके के जो नेता हैं जिनको ये सिखाया जाता है कि आप राम मंदिर पर बोलिए, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाइए और हमारी पार्टी में आ जाइए, आप वॉशिंग मशीन से धुल जाएंगे। तो इस तरीके की बातों को कांग्रेस पार्टी गंभीरता से नहीं लेती है। ये महिलाओं की बात चलिए मैं आता हूं संगीता जी, मैं चेतन भट्ट साहब के पास में आता हूं। चेतन भट्ट साहब, अहम सवाल ये है कि जिस तरह से संगीता शर्मा जी कह रही हैं और जिस तरह से राजनीति और सियासत चली है कि इस आपस में जो आरोप प्रत्यारोप चले, यानी कि जनता से कनेक्ट की अगर बात की जाए, जनता से जुड़ने की अगर हम बात करें, ऐसी चीजें नहीं रही हैं। यही कारण है कि जनता की जो रुचि है वो उतनी इस चुनाव में नहीं दिखी। दूसरी तरफ चेतन भट्ट साहब, क्या जनता कोई ऐसे मुद्दे नहीं रहे जिससे जनता सीधे तरीके से कनेक्ट हो? ये भी एक वजह रही है कि दोनों ही, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कि सीधे तरीके से मतदाताओं को कनेक्ट नहीं कर पाई और आपस में जिस तरह से चीजें जो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप लंबे समय से रही, एक बड़ी वजह रही है इसकी। चेतन भट्ट साहब। नहीं राजेश जी, देखिए मुद्दे तो ढेर सारे हैं, आम जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, पेट्रोल डीजल की कीमतों का मुद्दा है, आर्थिक नीति का मुद्दा है, समाज में जो असमानता बढ़ रही है, अमीर गरीब के बीच की जो खाई लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे तमाम मुद्दे। लेकिन जब पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मंगलसूत्र, शहनशाह, शहजादा, इस तरह के मुद्दों पर जब बात करने लगती है, उनके बड़े बड़े नेता इस तरह की शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो फिर मतदाता को लगता है कि दोनों पार्टियां हमारे पक्ष की तो कोई बात ही नहीं कर रही, हमारे मुद्दों को तो ले ही नहीं रही। ये बात रही है कि कांग्रेस ने मुद्दे जो उठाए हैं अपने न्याय पत्र में, वो आम जनता से जुड़े हैं, लेकिन वो तमाम मुद्दे इस तरह के जो नैरेटिव सेट किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, उसमें ये गौण हो जाते हैं। और यही कारण है कि आप देखिए कि मतदाता उदासीन हो गया है कि जब हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही है तो ठीक है, अब जैसा चल रहा है चलने दीजिए, जिसको जीतना होगा जीत जाएगा और जिसको हारना होगा हार जाएगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर आप वोट डालने नहीं जाते हैं तो मान लीजिए 40% वोट पड़ा है या 50% वोट पड़ा है, और उसमें से जिसको 26% वोट मिल जाएगा वो 100% लोगों पर राज करेगा। तो ये मतदाता को भी कहीं ना कहीं सोचना होगा कि ठीक है, हम दो में से एक पार्टी को तो चुनना ही पड़ता है, क्योंकि अगर 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं तो उसमें से क्षेत्रीय पार्टी की बात छोड़ दें, आपको कुछ इलाकों में है, तो जो राष्ट्रीय पार्टी उनको चुनना होगा, तो उन मुद्दों को लेके हमको चुनाव करना पड़ेगा जो जनता से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही कि इस चुनाव में हम ये देख रहे हैं कि जो असली मुद्दे हैं वो तमाम पीछे हो गए, और जिस तरह से ध्रुवीकरण हो रहा है, चाहे हिंदू मुसलमान का हो, अल्पसंख्यकों की पुष्टिकरण का हो, या विरासत का पैसा इधर से उधर करने वाली बात हो, ये तमाम चीजें जो है ये कहीं ना कहीं आम मतदाता को भी निराश करते हैं। और जो आने वाली पीढ़ी है, जो 18 साल की हुई, जिसने पहली बार वोट देने की का सोचा है, विचार किया है, उसको भी लगता है कि हमारे बारे में तो कोई बात ही नहीं हो पा रही, तो हम काहे के लिए वोट डालने जाए। दूसरा, गर्मी की कारण हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछली बार मई में गर्मी नहीं पड़ी। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं राजनीति में और धर्म को गठमट कर रही है, और यही कारण है कि जो मतदाता की उदासीनता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और ये अभी तीसरे का 9 बजे तक का मुझे शायद लगता नहीं कि अभी जो आंकड़ा आया होगा वो क्या बता रहा है, क्योंकि वो सुबह हो सकता है कि ज्यादा मतदान हो गर्मी के कारण, लेकिन अभी 9 बजे का आप शायद मेरे ख्याल से आपके पास भी नहीं आया होगा कोई आंकड़ा। मुझे लगता है चेतन भट्ट साहब 15% के आसपास ही मान के चलते हैं, कहीं 13%, कहीं 14 है, कहीं 15 है, यही है अभी 9 बजे तक का जो आंकड़ा है। हाँ, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत अच्छा आंकड़ा है, क्योंकि अगर सुबह के वक्त में भी अगर 12%, 13%, 14% अगर वोटिंग हुई है, तो अभी वो आप देखिए कि 10-11 बजे के बाद जब चिलचिलाती धूप पड़ेगी तो हो सकता है कि सारे
जो मतदान केंद्र है वो शांत पड़ जाए, सूखे पड़ जाए, उसको कोई मतदाता न देखे। हो सकता है कि 4 के बाद से थोड़ा बहुत, लेकिन ये आप ये मान के चलिए कि जो पहले और सेकंड फेज में जो चुनाव में वोट परसेंटेज बना है, लगभग उतना ही थर्ड फेज। चलिए, बेहतर बात चेतन भट्ट साहब आप कर रहे हैं। एक बार फिर प्रियंका जी के पास में आता हूं। प्रियंका जी, आप कुछ कहना चाहती थी, बात रख लीजिए। देखिए, बड़ा ही हास्यास्पद हो जाता है जब शहजादे जैसे शब्द के ऊपर तो आपत्ति आती है, लेकिन जो कि पनौती जैसे शब्द को ट्रोल किया जाता है और देश की एक संवैधानिक पद पे पदस्थ प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों के चयन किया था, तब इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलता है, तब से भारतीय जनता पार्टी को ही अपना पक्ष रखना पड़ता है। ये बड़ा हास्यास्पद और बड़ा दुखद लगा मुझे चेतन भट्ट साहब ने एक बार भी ये नहीं कहा कि इस प्रकार की जब नेगेटिव बातें आती है, चौकीदार चोर है जैसे शब्दों को चलाया जाता है, तब जनता के बीच में उदासीनता नहीं आती। ये चीज एक पत्रकार होकर के उन्होंने कोट नहीं करी, ये मेरे लिए बड़ा दुखद है। दूसरी चीज, अगर हम बात करते हैं अगर वोटर्स की उदासीनता की, तो जो दल बदल कानून आया वो संविधान उस समय किसने रचा था ये आप जानते हैं। लोकतंत्र की बात करने वाले 106 बार जब संविधान के साथ छेड़छाड़ करते हैं, संविधान को परिवर्तित करते हैं, और आज जिसकी खुद इंदिरा गांधी जी ने 48 टाइम्स अगर जब सरकार को गिराया था, उसके बाद 11 बार राजीव गांधी जी ने गिराया, उसके बाद नरसिंह राव जी ने जो चलित राज्य सरकारें गिराई, उसको आप लोग लोकतंत्र की हत्या ना बताते हुए उसको कोर्ट नहीं करते। काला जो इमरजेंसी आपातकाल काला दिवस जिसको मनाया जाता है, काले दिन जिनको गिना जाता है, उसके ऊपर जब कोर्ट नहीं किया जाता है, तब मुझे मीडिया के ऊपर ये प्रश्न खड़ा करना उचित लगता है कि आप लोग जब बात करते हैं लेकिन प्रियंका जी बात सवाल जनता यही प्रियंका जी और आज विकास को, चंद्रयान को, जो अगर मंगलयान को, जो हमारी आज आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा जो हमारी स्थापित हो चुकी है, उसको देख के जनता वोट कर रही है। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जिस खेमे में दल बदल भरा हुआ है, दल बदल भगदड़ मची हुई है, और जिनके खुद के नेता रस और चाशनी ढूंढने लग जाते हैं, तो भी जनता उदास होती है। और हमारी जैसी मातृशक्ति ये सोचती है कि एक राष्ट्रीय पार्टी जिसका नेता प्रदेश अध्यक्ष रस और चाशनी की बात करता है, वो भी खुद के ही नेता के लिए, जो उनके ही दल से आई हुई इमरती देवी जी है, और उनके लिए अपमानी शब्दों का प्रयोग करता है, तो भी जनता आक्रोश में आती है और वोट डालने निश्चित निकलेगी, और आप जैसे लोगों को जवाब निश्चित तौर पर देगी। ये मान के चलिए, पहले और दूसरे चरण की बात अलग थी, लेकिन ये तीसरा चरण है, निष्पक्षता से जनता वोट कर रही है, और 4 जून को आप लोगों के इसके परिणाम दिख जाएंगे। लेकिन तब भी मैं यही आग्रह करूंगी कि आप एक चूंकि पत्रकार है, तो निष्पक्ष होकर के दोनों साइड की बातें रखिए कि नेगेटिव नैरेटिव कहां से सेट किए गए और किसने अभद्र भाषा का प्रयोग पहले शुरू किया। लेकिन प्रियंका जी, सवाल इस बात को लेकर ठीक है जो आप बात कर रही, लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि तमाम सारी चीजें हुई और चुनौती तो इस बात को लेकर है, चिंता तो इस बात को लेकर है कि आखिर मतदाता क्यों नहीं निकल रहा है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक स्तर पर कांग्रेस से काफी बेहतर है। लगातार हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि किस तरह से एक पूरी रणनीति बनाई गई थी कि पहले जो आपका बूथ लेवल का कार्यकर्ता है वो वोट डाले, अपना परिवार का वोट डाले, अगल बगल के लोगों का वोट डलवाए, उसके बाद वोटिंग परसेंटेज कम होता है। तो ये फिर सवाल बनते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों मतदाता का जो रुझान है वो वोटिंग के लिए नहीं है। वोटिंग दोनों दल के साइड से होती है, परंतु जब एक दल का नेता अगले दिन दूसरा गमछा ओढ़ लेता है, अगले दिन जाकर के सीएम हाउस के सामने बैठ जाता है दूसरे दल को गठन करने के लिए, तो उसका कार्यकर्ता का मनोबल टूटेगा। ये वजह ये मानती है प्रियंका जी, बीजेपी ये वजह मानती है वोट परसेंटेज प्रियंका जी, तो बीजेपी वोट परसेंटेज गिरने के वजह ये मानती है कि जो बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उसके वजह से वोट परसेंटेज कम हो रहा है। कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि उन्होंने अपने नेता को दल बदलते हुए देखा, जिसका कार्यकर्ता 5 साल तक कांग्रेस का झंडा उठाता रहा और जाकर के उसका विधायक चलिए वक्त की कमी है। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तीसरे चरण के लिए लगातार वोटिंग जारी है, मतदान जारी है और मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो लगातार सुबह से जो मतदान शुरू हुआ लगातार जारी है, शाम तक मतदान चलेगा। आप वोट डालने जरूर जाइए। लोकतंत्र प्रजातंत्र में जो आपको अधिकार मिला है उसका इस्तेमाल जरूर करिए। इलेक्शन हीट में अभी बस इतना ही। ID24 पर लगातार मतदान से जुड़ा कवरेज जारी है। नमस्कार।